नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और ये वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात इंस्पेक्टर के मर्डर मिस्ट्री की करते हैं। लखनऊ में दिवाली की रात हुए इंस्पेक्टर मर्डर की कहानी तो याद ही होगी। अब इस केस में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। करीब 400 सीसीटीवी फुटेज और दर्जनों लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया है वो होश उड़ा देने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे कत्ल की साजिश रची गई और कैसे उसे अंजाम दिया गया। एक इंस्पेक्टर का कत्ल और कातिल साला। बीवी की साजिश, पुलिस का खुलासा। इंस्पेक्टर की बीवी झूठ नंबर 1। राजाजीपुरम से आ रहे थे तो क्योंकि वहाँ दिवाली मिलने गए थे, वहाँ से आ रहे थे तो हम और बच्ची पीछे वाली सीट पे सो रहे थे। जब वहाँ से आए तो ये ताला खोल रहे थे, अचानक ही आवाज आई तो हमने किसी को भागते देखा। तो फिर मैं सोच रही थी कि आखिर हुआ क्या। इसने जो भी बोला वो सरासर झूठ है, क्योंकि वो सो नहीं रही थी बल्कि कत्ल का इंतजार कर रही थी। कार में बैठकर, ऐसा पुलिस का दावा है। इंस्पेक्टर की बीवी झूठ नंबर 2। हमने किसी को भागते देखा तो फिर मैं सोच रही थी कि आखिर हुआ क्या। तो फिर मैंने गाड़ी के आगे पीछे बैठे बैठे ही आगे वाले शीशे से झांकने की कोशिश की, आखिर आवाज किस चीज की आई, हुआ क्या। तो देखा तो ये नीचे गिरे थे। एक और झूठ, इंस्पेक्टर की बीवी ने उस दिन बयान दिया कि वो झांक कर देख रही थी कि हुआ क्या, जबकि सच तो ये है कि साजिश की सूत्रधार वही है। उसी ने कत्ल की प्लानिंग की और वारदात को अंजाम दिया उसके भाई ने, ऐसा पुलिस का दावा है। इसमें ये पूरी तरीके से एक ब्लाइंड मर्डर केस था। इसमें कोई शुरुआती न कोई संदेह व्यक्त किया गया, न कोई इस तरह का सुराग मिला। लगातार 6 दिन रात सुबह शाम इसमें मेहनत की गई और इस पूरे ब्लाइंड केस को कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए वर्कआउट किया गया है। एक जो मृतक का साला है देवेंद्र, जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष है, और षड्यंत्र में ही शामिल मृतक की पत्नी भावना, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। काला काला हुडी जैसा पहने थे। हुडी जैसा पहने थे। कितने? एक लोग थे? एक ही को देखा मैंने। क्या लग रहा है, कोई रंजिश थी, किस वजह से है? कोई दुश्मनी नहीं, हमें नहीं। ये तीसरा झूठ है। इंस्पेक्टर की बीवी कह रही है कि कोई हुड्डी पहने था और आगे उसने कहा कि हमें नहीं पता, जबकि सच तो ये है कि उसी ने कातिल भाई को काम सौंपा था, ऐसा जांच रिपोर्ट बताती है। कि जो उसके जीजा थे उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, उनके सिस्टर के प्रति वो काफी शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करते थे। और जब मृतक की पत्नी से भी पूछताछ की गई तो उनके द्वारा भी घटना के अगले दिन से ही आरोप लगाए भी जा रहे हैं कि तमाम महिलाओं से इनके अवैध संबंध थे। यहां तक कि 1-2 महिलाओं को ये रात को अपनी बच्ची और बीवी की मौजूदगी में भी घर में ले आए अपने कमरे में, जिसकी पुष्टि बच्ची ने भी पूछताछ में की है। और उस महिला से भी जब पूछताछ की गई, जिसको वहां लाना बताया गया, तो उसने भी ये बातें स्वीकारी। इंस्पेक्टर की बीवी झूठ नंबर 4। मेरी बेटी ने देखा था, वो घर पे एक बार लेके आए थे तो वो उसको पकड़ा गया था और ये है कि कुछ गलत कर रहे थे या शायद कुछ कर रहे थे गलत। ये चौथा था और सबसे सनसनीखेज झूठ था, जिसने कातिल बीवी के कत्ल में शामिल होने का पहला क्लू पुलिस को दिया। उसका यही बयान केस की खुलासे की अहम कड़ी साबित हुआ। फिर सारी सुई जो है वो मृतक के ससुराल पे आकर टिक गई। उसके अतिरिक्त जो इसने हमलावर ने चप्पल पहन रखा है उस साइकिल पे, वही चप्पल पहनकर ये जो मुख्य आरोपी है 2 घंटे बाद घटना वाले दिन थाने पर आया था। और वही लचक जब वो 2 घंटे बाद थाने पर आया, बिल्कुल वैसे ही चल रहा था। इस सब के बाद जब इसको हिरासत में लिया गया, ई रिक्शा चालक को दिखाया गया। ई रिक्शा चालक ने देखते ही पहचान लिया कि ये यही आदमी है जिसने चरक चौराहे से ये ई रिक्शा में बैठा था। हमारी साड़ी कड़ी दर कड़ी जुड़ गई और जब इन सभी एविडेंसेस को इसके सामने रखा गया
ये कुछ ही घंटों में फिर इसने सारी बात हमें बता दी। पीएसी में तैनात जिस इंस्पेक्टर सतीश सिंह का कत्ल दिवाली की रात किया गया था, अब पुलिस ने उस केस का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और उसके साली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसकी पूरी साजिश को भांप लिया। करीब 400 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद देवेंद्र की पहचान कर पाई लखनऊ पुलिस। बीटेक करने के बाद कुछ साल तक सरकारी नौकरी कर चुका देवेंद्र मास्टरमाइंड आदमी था जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन लखनऊ पुलिस की थोड़ी देर की सख्ती में ही भाई बहन टूट गए और इस पूरे हत्याकांड का राज फाश हो गया। पुलिस के मुताबिक वारदात वाली रात आरोपी ने इंस्पेक्टर की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए उनकी क्रेटा कार में जीपीएस ट्रैकर लगाया था। जीपीएस ट्रैकर को मोबाइल से कनेक्ट किया था और इसी ट्रैकर के जरिए कातिल को इंस्पेक्टर की सटीक लोकेशन मिली। पुलिस को गुमराह करने के लिए इंस्पेक्टर के कातिल देवेंद्र ने वारदात को अंजाम देने का एक नायाब तरीका खोजा। उसने पहले एक सेकंड हैंड साइकिल खरीदी और फिर रिवॉल्वर, तमंचा और कुछ कारतूस खरीदे। वारदात को अंजाम देने के लिए दिवाली की रात साइकिल से हुडी पहनकर पहुंचा था वारदात की जगह पर देवेंद्र। और जैसे ही इंस्पेक्टर सतीश अपनी कार से उतरे, उसने तुरंत दरवाजे का गेट खोलते वक्त सतीश पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। हत्याकांड के बाद पुलिस ने 10 किलोमीटर के दायरे में 400 सीसीटीवी को खंगाला। इस दौरान पुलिस को इंस्पेक्टर के भाई अजीत के घर में लगे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग मिली। इसमें घटना तो नहीं, लेकिन उस दौरान हुई फायरिंग की वॉइस रिकॉर्डिंग जरूर रिकॉर्ड हो गई थी, जिसमें 5 गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती है और इसके 65 सेकंड के बाद इंस्पेक्टर की बीवी भावना की चीखने की आवाज आती है। ये पुलिस को काफी अटपटा लगा, लिहाजा भावना से पूछताछ शुरू हुई। इंस्पेक्टर सतीश की पत्नी भावना से शुरुआती पूछताछ के दौरान ही पुलिस को यह सुराग मिल गया था कि कोई घर का आदमी ही इस हत्याकांड में शामिल है। जब भावना और उसके भाई देवेंद्र की कॉल डिटेल चेक की तो तमाम संदिग्ध जानकारी पुलिस को मिली। ये बात भी सामने आई कि भावना को उसका पति मारता पीटता था और उसके कई महिलाओं से संबंध भी थे, जिसके चलते भावना और सतीश के बीच में अनबन रहती थी और भावना ने ये सारी बातें देवेंद्र को बता दी थी। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी एटीएस आतंकी अलीगढ़ मॉड्यूल पर लगातार नए खुलासे कर रही है। अब एटीएस पकड़े गए सभी आतंकियों को आमने सामने बिठाकर उनसे पूछताछ कर रही है, जिसमें नेटवर्क से लेकर टारगेट तक आतंक की हर साजिश का खुलासा होने वाला है। प्रोफेसर उर्फ अमीर उर्फ वजीउद्दीन उर्फ ISIS आतंकी, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने वाला वो आतंकी जो जिहाद की कोचिंग चलाता था, क्लास में आतंकवाद पढ़ाता था, अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए भड़काता था, लेकिन अब खेल खत्म हो गया। हुए 7 संदिग्ध आतंकी यूपी एटीएस की कस्टडी रिमांड में हैं। वजीहुद्दीन इस मॉड्यूल का सरगना बताया जाता है, तो वहीं पहले से गिरफ्तार अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक को वजीहुद्दीन के आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। ये बात शुरुआती पूछताछ में सामने आई है कि वजीहुद्दीन ने सोशल मीडिया साइट पर एक चैनल बना रखा था जिसमें ये तमाम संदिग्ध युवा जुड़े हुए थे। इस चैनल पर ही ISIS के हैंडलर्स की ओर से जो भड़काऊ वीडियो भेजे जा रहे थे, संदेश भेजे जा रहे थे, वो प्रसारित किए जा रहे थे और इन्हीं संदेशों के जरिए इन युवाओं को जिहाद के लिए भड़काया जा रहा था। आतंक के मास्टर से पूछताछ शुरू, अमीर और अरसलान का आमना सामना, अब हराज उगलेंगे आतंकी। यूपी एटीएस आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन के बाद अब पूछताछ में जुटी हुई है। कोशिश आतंकी मंसूबों को उजागर कर नाकाम करना, और इसी कड़ी में अब 3 आतंकियों का आमना सामना हो रहा है। एटीएस मुख्य आतंकी वजीहुद्दीन को अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक के सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। दरअसल आमने सामने पूछताछ का मकसद आतंकी किसी भी झूठ को सच बनाकर न परोस पाएं और न ही कोई अहम साजिश या मकसद को छुपा पाएं। हाल इस लैपटॉप को बरामद करवा रही है एटीएस, जो वजीहुद्दीन का है, जिसके लिए वजीहुद्दीन को अलीगढ़ लेकर जाया जाएगा।
बताया जा रहा है कि इसी लैपटॉप में इस पूरे मॉड्यूल से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हैं। शुरुआती पूछताछ में करीब 1 दर्जन युवाओं का नाम सामने आया है जो इस कथित अलीगढ़ मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। जल्द ही इस मॉड्यूल से जुड़े हुए कुछ और संदिग्धों की गिरफ्तारी हो सकती है और ये भी खुलासा होगा कि आखिरकार इस मॉड्यूल के निशाने पर कौन कौन सी नामचीन हस्तियां थीं और किन के ठिकानों की रेकी की गई है। एटीएस वज़ीउद्दीन और दूसरे आतंकियों से कई तरह की जानकारियां उगलवा रही है, जैसे कि पहली बार वज़ीउद्दीन से माज बिन तारिक और अरसलान कब और कहां मिले थे, वज़ीउद्दीन दूसरे आतंकियों को कैसे संदेश देता था, वज़ीउद्दीन ने दूसरे आतंकियों के साथ किस तरह का मिशन सौंपा था। इन तमाम सवालों के जवाब से साफ हो जाएगा कि इन आतंकियों का मकसद और नेटवर्क कितना बड़ा था। आतंक के इस कथित अलीगढ़ मॉड्यूल का सरगना वज़ीउद्दीन बताया जाता है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर चुका था, फेलोशिप भी मिल रही थी और अलीगढ़ में एक कोचिंग भी चला रहा था। जैसे ही रिजवान और शहनवाज की गिरफ्तारी हुई, इसके बाद से ही वज़ीउद्दीन दुर्ग छत्तीसगढ़ अपने पैतृक आवास पर चला गया था, लेकिन यूपी एटीएस ने वज़ीउद्दीन को वहां से धर दबोचा। शुरुआती पूछताछ में ही सामने आ गया कि अपनी कोचिंग के छात्रों को और अपने इस मॉड्यूल से जुड़े तमाम नौजवानों को जिहाद के लिए भड़का रहा था वज़ीउद्दीन, और उसको आईएसआईएस के हैंडलर्स की ओर से लगातार संदेश मिल रहे थे। एटीएस की कस्टडी रिमांड के दौरान कथित अलीगढ़ मॉड्यूल से जुड़े आईएस के संदिग्धों से एटीएस की पूछताछ जारी है। इस जांच में स्वामी यति नरसिम्हानंद के कत्ल की साजिश रचने की भी बात की जांच की जा रही है। एटीएस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आतंकियों को पिस्तौल और कारतूस किसने दिया था, क्या हथियार सप्लाई के लिए इनका कोई दूसरा नेटवर्क एक्टिव है, इस मॉड्यूल ने किन किन लोगों को निशाने पर ले रखा था, आतंकियों ने किन जगहों की अब तक रेकी की है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब एटीएस की रिमांड के दौरान आतंकियों से पूछे जा रहे हैं। इसी पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकी एक सोशल मीडिया चैनल से जुड़े थे। वज़ीउद्दीन इसी चैनल पर आईएसआईएस हैंडलर्स के संदेश देता था, लेकिन दिल्ली में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद वज़ीउद्दीन ने इस चैनल को डिलीट कर दिया था। अब एटीएस इस चैनल से जुड़े हर संदिग्ध को चिन्हित कर उन पर भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपने ठगी के तमाम धंधे देखे होंगे, लेकिन साइबर ठग हमेशा पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहते हैं। एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने एक ऐसे कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है जो एनसीआर में बैठकर अमेरिका में ठगी को अंजाम दे रहे थे। डार्क वेब और टेलीग्राम पर यूजर्स का डेटा खरीदकर ये ठग अमेरिकी नागरिकों को कंगाल कर रहे थे। अब पुलिस ने 24 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक कॉल अमेरिकी कंगाल, नोएडा टू यूएस ठगी का जाल, साइबर फ्रॉड का कॉल सेंटर। एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने एक ऐसे कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है जो एनसीआर में बैठकर अमेरिका में ठगी को अंजाम दिया करता था। ठगों के इस गिरोह में सिर्फ कॉल सेंटर वाले ही नहीं, बल्कि कई गुमनाम हैकर्स भी शामिल हैं। लेकिन हाथ लगे तो बस ये चंद मोहरे जो ठगी के कॉल सेंटर का हिस्सा थे। नोएडा एसटीएफ और थाना फेज 1 पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। महिला समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस फर्जी कॉल सेंटर के जरिए अमेरिका में बैठे लोगों से ठगी की जा रही थी। आपको बता दें कि ठगी करने का तरीका, यहां से ये लोग सबसे पहले अमेरिका का एक डेटा खरीदते थे। खरीदने के बाद वहां पे अमेरिकी नागरिकों को कॉल करते थे। कॉल करने के बाद तमाम तरीके के उनको प्रलोभन दिया करते थे। एसटीएफ ने 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कॉल सेंटर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र में कई सालों से चल रहा था। कॉल सेंटर से आरोपियों ने अमेरिकी नागरिक के खातों से रुपए ट्रांसफर कर धोखाधड़ी की। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लग्जरी कारें, लैपटॉप, मोबाइल, विदेशी करेंसी के साथ 4 लाख कैश भी बरामद हुआ है। कभी मोबाइल नंबर से लोन अप्लाई कर लेना, गिफ्ट वाउचर मंगाना और उसके बाद हांगकांग से पेमेंट सीधे नोएडा आता था। और जो मोबाइल है वो अमेरिका में ही कुछ बैठे एजेंट
कलेक्ट किया करते थे। लिहाजा ये पूरा नेक्सस यहां से लेकर अमेरिका के एजेंट तक फैला हुआ था और अब नोएडा पुलिस ने और एसटीएफ ने इसका खुलासा किया है। दरअसल ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र के अंतर्गत महागुण माईवुड सोसाइटी में एक इंटरनेशनल फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। इस कॉल सेंटर के माध्यम से अमेरिकी नागरिक समीर गुप्ता के साथ धोखाधड़ी की गई। समीर गुप्ता अमेरिका के न्यू जर्सी में रहते हैं। इसके साथ ही अमेरिकी नागरिक जॉन जॉनसन और वरुण सूद के साथ भी धोखाधड़ी की गई। कॉल सेंटर के जरिए उनके पास कॉल की गई और फिर धोखाधड़ी करते हुए बैंक ऑफ अमेरिका के अकाउंट नंबर से रुपए निकालकर हांगकांग के HSBC के अकाउंट नंबर में ट्रांसफर किए गए। पीड़ितों की शिकायत के बाद एसटीएफ नोएडा यूनिट ने मामले की जांच शुरू की और टीम गठित करते हुए फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले सभी आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों के कब्जे से 8 लग्जरी गाड़ियां, 23 लैपटॉप, 4 लाख की नकदी और उसके अलावा विदेशी करेंसी भी बरामद की है। कॉल करने के बाद तमाम तरीके के उनको प्रलोभन दिया करते थे और अगर वो प्रलोभन में आ जाते थे तो उसके बाद उनका नाम, पता, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी नंबर जो सबसे अहम है वो ले लिया करते थे। तमाम चीजें लेने के बाद ये दोबारा से सर्विस प्रोवाइडर को कॉल किया करते थे और तमाम डिटेल्स शेयर करने के बाद एक फर्जी पते पर नया फोन और सिम कार्ड खरीदा करते थे और उसके बाद यहां से धोखाधड़ी को अंजाम दिया करते थे। अंकुर गुप्ता ने पूछताछ में बताया कि वो 4 साल से फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर चला रहा है। अंकुर डार्क वेब और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कॉल जनरेटिंग हैकर्स के संपर्क में आया। हैकर्स को ये ग्रुप यूएसए के नागरिकों का डाटा देता था। फिर एसएमएस ब्लास्टिंग, ईमेल ब्लास्टिंग, पॉपअप के जरिए यूएस नागरिकों के मोबाइल और मेल पर अटैक किया जाता था। फिर कॉल सेंटर में बैठे ठग मोबाइल बैंकिंग, इंश्योरेंस आदि समस्याओं में सहायता का ऑफर करते थे। जैसे ही अमेरिकी नागरिक कॉल करते उसे क्लाउड डायलर्स की मदद से नोएडा ट्रांसफर कर दिया जाता। एक बार शिकार फंस जाता तो उसके बाद ये ठग पीड़ित का बैंक खाली कर देते थे। अंकुर गुप्ता बिटकॉइन में कॉलिंग हैकर को पेमेंट कराता था, जिसके लिए उसने विभिन्न क्रिप्टो पोलो अकाउंट बना रखे थे, जबकि फर्जी कॉल सेंटर से पीड़ित के जरिए हांगकांग के एक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कराता था। आपको बता दें ये पैसा कैश में अंकुर और तरुण को मिलता था। यानी ठगी का ऐसा चोखा धंधा कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती थी और अमेरिका में लोग लूट जाते थे। लेकिन यूपी एसटीएफ को जब इस गैंग का खेल पता चला तो फुल तैयारी के साथ एसटीएफ नोएडा यूनिट ने ठगी के कॉल सेंटर पर छापा मारकर उसे ठप कर दिया, जबकि गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट।